नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिस पर इस समय देश भर में भ्रम, डर और गलत जानकारियों का माहौल बना हुआ है। ये विषय है यूजीसी द्वारा जारी किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में समता के संवर्धन से जुड़े नए नियम, जिन्हें आम भाषा में यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस कहा जा रहा है। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है, बहुत से लोग जो यूट्यूब पे भ्रम फैला रहे हैं, उन्होंने इन नियमों को पढ़ा तक नहीं और इसका पूरा नाम तक उन्हें नहीं पता। बहुत से लोग तो अपने वीडियो के टाइटल या थंबनेल में यूजीसी एक्ट लिख रहे हैं, जबकि ये कोई एक्ट नहीं। इससे साफ पता चलता है कि कुछ लोग बस देश में एक दूसरे के प्रति दुर्भावना फैलाने और व्यूज पाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम यहाँ सीधे तौर पर देखेंगे कि इन नियमों में क्या लिखा है, क्योंकि वैसे तो आज सबके पास इंटरनेट है, लेकिन मेरा दावा है कि आपने इन नियमों के विरुद्ध या पक्ष में ओपिनियन तो बना लिए होंगे, लेकिन ये नियम खुद पढ़ा नहीं होगा। और यूट्यूब या न्यूज़ पे शोर मचाने वाले अधिकांश लोगों ने भी नहीं पढ़ा होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सबसे ज्यादा झूठ तो सभी न्यूज़ और यूट्यूब चैनल वाले फैला रहे हैं कि इन नियमों को सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ होने वाले जातिगत भेदभाव के लिए बनाया गया है और इसमें सिर्फ तथाकथित सवर्ण छात्रों पर कार्यवाही करने का प्रावधान है। इस समय पूरे पृथ्वी पर किसी न्यूज़ में इससे बड़ा झूठ नहीं चल रहा होगा। आप स्क्रीन पे देखिए, साफ साफ भेदभाव की परिभाषा लिखी है कि भेदभाव से तात्पर्य धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान, दिव्यांगता अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर किसी भी हितधारक के विरुद्ध किया गया कोई भी अनुचित, असमान या पक्षपातपूर्ण व्यवहार अथवा ऐसा कोई भी कार्य है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि किसी भी जाति के किसी भी छात्र से भेदभाव हो तो उसे भेदभाव ही माना जाएगा। आप स्वयं ये रेगुलेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जो कि मात्र 7 पेज का है। आगे इस रेगुलेशन के धारा 4 के उपधारा 1 में सीधा सीधा लिखा है कि प्रत्येक शिक्षण संस्थान का भेदभाव के उन्मूलन का कर्तव्य होगा, और भेदभाव की परिभाषा तो पहले ही दिखा दी आपको। उसके आगे यहीं पे लिखा है कि हितधारकों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उनकी जाति, संप्रदाय, धर्म, भाषा, नृजातीयता, लिंग या दिव्यांगता के पूर्वाग्रह के बिना उनके हितों की रक्षा करना प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान का कर्तव्य होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ साफ साफ लिखा है कि जाति के पूर्वाग्रह के बिना। तो ये झूठ जो फैला रहे हैं कि रेगुलेशन में लिखा है सिर्फ सो कॉल्ड सवर्ण पे कार्यवाही होगी, एससी, एसटी, ओबीसी पे नहीं, वैसे लोगों की मानसिकता समाज को जातियों में बांटने और दुर्भावना फैलाने के अलावा और क्या हो सकती है। ऐसे ही बहुत सारे झूठ कुछ नादान या गलत मानसिकता के लोग फैला रहे हैं, जो कि चाहते हैं कि ये नियम सरकार वापस ले ले, और सरकार वापस भी ले लेगी। लेकिन चलिए हम एक एक करके सबूत के साथ झूठे और गंदे लोगों का झूठ पकड़ते हैं। भाग ए, पृष्ठभूमि और संदर्भ। हाल ही में आपने ये खबर सुनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगा दी है। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ये रोक क्या है और ये रोक क्या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों को पूरी तरह रद्द नहीं किया है, बल्कि सिर्फ अस्थायी रूप से इन पर रोक लगाई है, ताकि सरकार और यूजीसी अपना पक्ष अदालत के सामने रख सकें। यानी ये नियम ना तो खत्म हुए हैं, ना ही अवैध घोषित किए गए हैं। अब सवाल उठता है, आखिर यूजीसी को ऐसे नियम लाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे एक कड़वी लेकिन सच्ची हकीकत है। पिछले कई वर्षों से देश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों से ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जहां छात्रों और शिक्षकों के साथ जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, लिंग या सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव हुआ। कुछ मामलों में ये भेदभाव सिर्फ तानों और अपमान तक सीमित रहा, लेकिन कुछ मामलों में ये इतना गंभीर हो गया कि छात्रों ने अपनी जान तक गंवा दी। रोहित वेमुला, पायल तड़वी और ऐसे कई नाम हमें ये याद दिलाते हैं कि शिक्षा के संस्थान हमेशा उतने निष्पक्ष नहीं रहे जितना हम मानते आए हैं। इसी पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार यूजीसी से ये पूछा कि आखिर विश्वविद्यालयों में भेदभाव रोकने के लिए कोई ठोस व्यवस्था क्यों नहीं है। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस इसी सवाल का जवाब है। इन नियमों का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को जेल भेजा जाए, किसी पर एफआईआर कर दी जाए या किसी शिक्षक या छात्र को बिना जांच के सजा दे दी जाए। इन नियमों का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अगर किसी छात्र, शिक्षक या कर्मचारी के साथ भेदभाव हो रहा है तो उसके पास एक सुरक्षित, संस्थागत और समयबद्ध शिकायत व्यवस्था हो।
यानी ये नियम आपराधिक कानून नहीं है, बल्कि प्रशासनिक और सुधारात्मक नियम है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बिना इन नियमों को पढ़े, बिना इनके उद्देश्य को समझे, आज इन्हें लेकर डर फैलाया जा रहा है, झूठे दावे किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब यूनिवर्सिटीज में अराजकता फैल जाएगी। इस वीडियो में हम एक-एक करके इन सभी दावों की कानूनी, तार्किक और तथ्यात्मक जांच करेंगे और सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिस चीज को डरावना बताया जा रहा है, वो वास्तव में कितनी डरावनी है और कितनी केवल गलत जानकारी का परिणाम है। भाग बी, भेदभाव की परिभाषा क्या वाकई बहुत ज्यादा वाइड और वेग है? अब हम आते हैं उस आपत्ति पर जिसे सबसे ज्यादा उछाला जा रहा है। कहा जा रहा है कि यूजीसी के इन नियमों में भेदभाव को बहुत ज्यादा व्यापक, बहुत ज्यादा वेग और अस्पष्ट तरीके से परिभाषित किया गया है और इसी वजह से ये नियम खतरनाक हो जाते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि वास्तव में यूजीसी ने भेदभाव को कैसे परिभाषित किया है। इन नियमों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, क्षेत्र, भाषा, विकलांगता या इनमें से किसी भी आधार पर अनुचित व्यवहार किया जाता है तो उसे भेदभाव माना जाएगा। अब सुनने में ये परिभाषा कई लोगों को बहुत वाइड लगती है, लेकिन सवाल ये है, क्या भारतीय कानूनों में ये कोई नई या असामान्य बात है? जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत में अधिकांश कानून हमेशा से व्यापक और समावेशी भाषा में ही लिखे जाते रहे हैं। उदाहरण के लिए भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 354 को ही देख लीजिए। इस धारा में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला की मर्यादा का उल्लंघन करता है तो वो अपराध है। अब यहाँ मर्यादा शब्द की कोई गणितीय परिभाषा नहीं दी गई है। न ये लिखा है कि कौन सा शब्द बोलना अपराध होगा और कौन सा नहीं। फिर भी ये कानून पिछले 100 साल से देश में लागू है और काम कर रहा है। इसी तरह संविधान का अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है। अब समानता क्या है, इसकी भी कोई एक लाइन की परिभाषा नहीं है। फिर भी पूरी भारतीय न्याय व्यवस्था इसी सिद्धांत पर टिकी हुई है। यही स्थिति पॉश एक्ट में भी है, जहां अनवेलकम कॉन्डक्ट यानी अनचाहा व्यवहार शब्द इस्तेमाल किया गया है। अब ये तय कौन करेगा कि कौन सा व्यवहार अनचाहा है? इसका जवाब है परिस्थिति, संदर्भ और जांच। यानी भारतीय कानून हमेशा से हर छोटी-छोटी स्थिति को सूचीबद्ध करने की बजाय एक व्यापक ढांचा देते हैं, जिसकी व्याख्या जांच समितियां और अदालतें करती हैं। इसलिए ये कहना कि यूजीसी का ये नियम इसलिए गलत है क्योंकि इसकी भाषा व्यापक है, कानूनी रूप से सही तर्क नहीं है। अब एक और बात समझनी जरूरी है। कानून तब वेग माना जाता है जब वो पूरी तरह मनमाना हो, किसी को बिना कारण दंडित करने की छूट देता हो या सीधे सीधे किसी को अपराधी बना देता हो। लेकिन यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस न तो आपराधिक कानून है, न ही दंडात्मक कानून है। ये नियम किसी को जेल भेजने के लिए नहीं है, किसी पर एफआईआर दर्ज करने के लिए नहीं है और न ही किसी को सीधे सजा देने के लिए है। इनका उद्देश्य सिर्फ ये तय करना है कि अगर किसी संस्थान में भेदभाव की शिकायत आए तो उसकी संस्थागत और निष्पक्ष जांच हो सके। इसलिए भेदभाव की परिभाषा बहुत वेग है कहकर जो डर दिखाया जा रहा है, वो ज्यादातर कानून की भाषा को न समझने या जानबूझकर गलत तरीके से पेश करने का नतीजा है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि यूजीसी को इन नियमों के साथ कुछ उदाहरण या दिशा निर्देश और जोड़ने चाहिए थे ताकि आम लोगों को इन्हें समझने में आसानी होती। लेकिन ये कहना कि केवल व्यापक भाषा होने की वजह से पूरा नियम ही खतरनाक है, ये न तो संवैधानिक तर्क है और न ही व्यावहारिक। अब जब हमने ये समझ लिया कि भेदभाव की व्यापक परिभाषा भारतीय कानूनों में कोई नई बात नहीं है, तो अगला सवाल ये उठता है कि फिर डर किसे लग रहा है और क्यों लग रहा है। इसी सवाल पर हम अगले हिस्से में विस्तार से बात करेंगे। भाग सी, मिसयूज का डर सिर्फ जनरल कैटेगरी को ही क्यों? अब यहां एक बहुत अहम सवाल उठता है। अगर इन यूजीसी नियमों का मिसयूज होने का डर है, तो ये डर सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोगों को ही क्यों लग रहा है? क्यों नहीं ये डर हर वर्ग के लोगों को बराबर लग रहा? पहले एक बुनियादी तथ्य समझ लेते हैं। यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशंस में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि केवल एससी, एसटी या ओबीसी ही शिकायत कर सकते हैं।
नियमों में साफ लिखा है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग या पृष्ठभूमि से हो, अगर उसके साथ भेदभाव हुआ है तो वो शिकायत कर सकता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का छात्र किसी ओबीसी, एससी या एसटी व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव की शिकायत करता है, तो वो शिकायत भी उसी प्रक्रिया से जांची जाएगी। तो फिर सवाल ये है, मिसयूज का डर सिर्फ जनरल कैटेगरी को ही क्यों है? इसका एक संभावित कारण कानून में नहीं, बल्कि समाज की सामाजिक वास्तविकता में छिपा है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों में इतिहास, सत्ता, प्रभुत्व और प्रतिनिधित्व ज्यादातर जनरल कैटेगरी के हाथों में रहा है। जब किसी व्यवस्था में लंबे समय तक एक वर्ग को बिना ज्यादा जवाबदेही के काम करने की आदत हो जाती है, तो जैसे ही निगरानी और जवाबदेही के नियम आते हैं, उसी वर्ग को सबसे ज्यादा असहजता होती है। ये बात किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप नहीं है, ये एक संरचनात्मक सच है। अब एक और तर्क दिया जाता है। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति झूठी शिकायत कर देगा और हमारा करियर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यहां फिर वही सवाल उठता है, अगर कोई झूठी शिकायत करेगा तो क्या वो शिकायत सीधे सच मान ली जाएगी? नहीं। यूजीसी के नियमों में स्पष्ट प्रक्रिया दी गई है। शिकायत आने के बाद मामला सीधे सजा तक नहीं जाता। पहले इक्विटी कमेटी उस शिकायत की प्राथमिक जांच करती है। उस जांच में देखा जाता है कि क्या शिकायत में कोई तथ्य है, क्या वो नियमों के दायरे में आती है, क्या वो दुर्भावनापूर्ण तो नहीं है। अगर शिकायत पूरी तरह बेबुनियाद हो तो वहीं पर मामला बंद किया जा सकता है। अब सोचिए, क्या 10 लोगों की एक समिति, जिसमें वाइस चांसलर जैसे वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हों, मिलकर किसी निर्दोष छात्र या शिक्षक को जानबूझकर फंसाने बैठ जाएगी? और अगर कोई ये कहे कि मान लीजिए वाइस चांसलर खुद ही किसी को फंसाना चाहता हो, तो एक सरल सवाल उठता है, अगर वाइस चांसलर किसी को फंसाना ही चाहता हो तो क्या वो इन नियमों के बिना पहले ऐसा नहीं कर सकता था? यानी जो डर दिखाया जा रहा है वो डर नियमों से पैदा नहीं हुआ है, वो डर पहली बार जवाबदेही तय होने से पैदा हुआ है। एक और बात ध्यान देने योग्य है, अगर वास्तव में जनरल कैटेगरी का यूनिवर्सिटीज में इतना ज्यादा प्रतिनिधित्व है, इतनी प्रशासनिक पकड़ है, तो फिर उन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करना चाहिए। लेकिन इसके उलट अगर वही वर्ग सबसे ज्यादा घबराया हुआ है, तो इसका कारण नियमों की कठोरता नहीं, बल्कि पहली बार स्क्रूटनी का डर हो सकता है। यहां यह सवाल भी उठता है, क्या सच में डर ये है कि झूठी शिकायत हो जाएगी, या फिर डर ये है कि जो व्यवहार पहले नॉर्मल माना जाता था वो अब भेदभाव के दायरे में आ सकता है? इस सवाल का जवाब हर व्यक्ति को खुद से ईमानदारी से पूछना चाहिए। अब अगले हिस्से में हम ये समझेंगे कि झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत करने पर कानून क्या कहता है, और क्या वाकई शिकायतकर्ता को बिना किसी जिम्मेदारी के खुली छूट मिल जाती है। भाग डी, फॉल्स कंप्लेंट का डर, कानून वास्तव में क्या कहता है। अब हम उस डर पर आते हैं जिसे सबसे ज्यादा उछाला जा रहा है कि अगर किसी ने झूठी शिकायत कर दी तो करियर बर्बाद हो जाएगा। पहले यह समझना जरूरी है कि झूठी शिकायत और साबित ना हो पाने वाली शिकायत दो अलग अलग बातें हैं। हर वो शिकायत जो अंत में साबित नहीं होती वो झूठी या दुर्भावनापूर्ण नहीं होती। कानून इसी अंतर को समझता है। अब सवाल उठता है कि क्या भारतीय कानूनों में झूठी शिकायत करने वालों के लिए कोई प्रावधान नहीं है? जवाब है और स्पष्ट है। बात 1, सेक्सुअल हरासमेंट, पॉश एक्ट। पॉश एक्ट की धारा 14 साफ कहती है कि अगर कोई महिला जानबूझकर दुर्भावना से झूठी या फैब्रिकेटेड शिकायत करती है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन यहां एक बहुत अहम लाइन है, केवल शिकायत साबित ना होने भर से उसे झूठी नहीं माना जाएगा। यानी अगर शिकायतकर्ता ईमानदारी से शिकायत करता है लेकिन सबूत पर्याप्त नहीं मिलते तो उसे सजा नहीं दी जा सकती। सजा तभी होगी जब मैलिस यानी दुर्भावना साबित हो। बात 2, एंटी रैगिंग रेगुलेशंस, यूजीसी। यूजीसी एंटी रैगिंग रेगुलेशंस में भी ये स्पष्ट है कि अगर कोई छात्र जानबूझकर फॉल्स या मैलिशियस कंप्लेंट करता है तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। फिर वही सिद्धांत, इंटेंट साबित होना जरूरी है। बात 3,
आईपीसी के सामान्य प्रावधान। भारतीय दंड संहिता में भी झूठे आरोपों के लिए धाराएं मौजूद हैं, जैसे आईपीसी 182, झूठी सूचना देकर सरकारी अधिकारी को गलत कार्रवाई के लिए उकसाना। आईपीसी 211, किसी व्यक्ति पर झूठा आपराधिक आरोप लगाना। लेकिन ये धाराएं तभी लगती हैं जब ये साबित हो जाए कि आरोप जानबूझकर झूठा था। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, इक्विटी रेगुलेशंस कोई आपराधिक कानून नहीं है। ये नियम एफआईआर दर्ज नहीं करते, जेल नहीं भेजते, सज़ा नहीं सुनाते। इनका काम है शिकायत को फिल्टर करना, जांच करना और अगर ज़रूरी हो तो करेक्टिव एक्शन सुझाना। अब सवाल उठता है, अगर इन नियमों में आरोपी को सज़ा देने की शक्ति ही नहीं है तो शिकायतकर्ता को सज़ा कैसे दी जाएगी? यही वो बिंदु है जिसे जानबूझकर चर्चा से बाहर रखा जाता है। इन नियमों के तहत इक्विटी कमेटी का काम है सच और झूठ को अलग करना, दुर्भावनापूर्ण शिकायतों को छांटना और ज़रूरत पड़ने पर अन्य लागू कानूनों की ओर मामला भेजना। यानी अगर कोई शिकायत मैलिशियस पाई जाती है तो उसके खिलाफ अलग अलग कानूनों के तहत कार्रवाई हो सकती है। उदाहरण के लिए, किसी नॉर्थ ईस्ट की महिला ने अगर किसी उत्तर भारतीय लड़के पे सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगा दिया तो दो परिस्थितियां हो सकती हैं। पहला, कि आरोप सही है तो इक्विटी कमेटी पुलिस को सूचित करेगी और आईपीसी के तहत जो कार्रवाई बनती है पुलिस वो करेगी। दूसरी परिस्थिति में यदि आरोप आधारहीन है तो या तो इक्विटी कमेटी को जांच पता चल जाएगा और केस पुलिस के पास जाएगा ही नहीं, और यदि पुलिस के पास चला भी गया और आरोप आधारहीन है तो आईपीसी के तहत उस झूठे केस करने वाली महिला के खिलाफ केस किया जा सकता है। अर्थात चाहे आरोप सही हो या झूठा आरोप हो, दोनों परिस्थितियों में कार्रवाई आईपीसी या किसी अन्य पहले से लागू दंडात्मक कानून के अनुसार ही होगा ना। फिर भी यदि संतुष्टि न हो तो ये मांग किया जाना चाहिए कि झूठे आरोप करने वाले को सजा का प्रावधान हो। लेकिन उस परिस्थिति में ये भी मांग की जानी चाहिए कि यदि इक्विटी कमेटी आरोपों को सही पाती है तो जिस व्यक्ति पे आरोप लगे हैं उसको दंडित करने का प्रावधान भी रेगुलेशन में होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आरोपी को दंडित करने का प्रावधान ही न हो और शिकायत करने वाले के लिए ही दंड का प्रावधान हो। लेकिन रेगुलेशन में सुधार के बजाय लोग नियमों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अब आते हैं करियर खराब होने वाले तर्क पर। कहा जाता है इंक्वायरी में महीनों लगेंगे, प्रमोशन रुक जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि यूजीसी के नियमों में जांच के लिए टाइम बाउंड प्रोसेस दिया गया है। जांच का उद्देश्य है जल्दी सच्चाई सामने लाना, न कि किसी को अनिश्चित काल तक लटकाए रखना। और सबसे अहम बात, कानून में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि एफआईआर पहले होगी, गिरफ्तारी होगी, प्रमोशन अपने आप रुक जाएगा। ये सारी बातें कानून में नहीं बल्कि अफवाहों में लिखी गई हैं। तो फिर डर कहाँ से आता है? डर तथ्यों से नहीं बल्कि कल्पनाओं से आता है। और जब कोई समाज कानून पढ़े बिना केवल आशंकाओं पर प्रतिक्रिया देता है तो वही डर राजनीतिक और मीडिया बहस का हथियार बन जाता है। अब अगला सवाल और भी गहरा है। अगर झूठी शिकायत पर पनिशमेंट का डर बहुत ज्यादा दिखाया जाएगा तो क्या सच्चा पीड़ित शिकायत करने से नहीं डरेगा? इसी संतुलन पर हम अगले हिस्से में बात करेंगे कि कानून शिकायतकर्ता को डराए या आरोपी को जवाबदेह बनाए। भाग ई, पनिशमेंट का डर बनाम जस्टिस का संतुलन। अब यहां हम उस सबसे अहम सवाल पर आते हैं जहां पूरी बहस आकर टिक जाती है। कहा जा रहा है कि अगर झूठी शिकायत करने वालों को सख्त सजा नहीं दी गई तो मिसयूज बढ़ जाएगा, और दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि अगर शिकायत करने पर सजा का डर होगा तो असली पीड़ित सामने ही नहीं आएगा। तो सवाल यह है, कानून किसे ज्यादा प्रोटेक्ट करे? इसका जवाब कानून पहले ही दे चुका है। भारतीय न्याय व्यवस्था का एक मूल सिद्धांत है, जस्टिस सिस्टम शुड नॉट डिस्करेज जेन्युइन कंप्लेंट्स। यानी अगर कानून ऐसा बना दिया जाए कि हर शिकायतकर्ता पहले ही डर जाए कि अगर साबित ना हुआ तो मुझे सजा मिलेगी, तो वास्तविक भेदभाव कभी सामने ही नहीं आएगा। इसीलिए पॉश एक्ट, एंटी रैगिंग रेगुलेशंस और अब यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस, तीनों में एक बहुत सोच समझकर बनाया गया संतुलन है। ये संतुलन कहता है, सच्ची शिकायत को सुरक्षा मिले, झूठी और दुर्भावनापूर्ण शिकायत को रोका जाए लेकिन बिना डर फैलाए। अब ध्यान दीजिए, कानून मलिशियस कंप्लेंट को सजा देता है, फेल्ड कंप्लेंट को नहीं। यही अंतर कानूनी समझ और भीड़ की मानसिकता में होता है। अब जो लोग ये मांग कर रहे हैं कि हर झूठी शिकायत पर सजा होनी चाहिए, उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि झूठ और असफलता को कैसे अलग किया जाएगा, क्योंकि कई बार भेदभाव सूक्ष्म होता है, बोलचाल में छिपा होता है, संकेतों में होता है। हर चीज सीसीटीवी या लिखित सबूत में कैद नहीं होती। ऐसे मामलों में शिकायतकर्ता को सजा का डर दिखाया जाएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान कमजोर और हाशिए पर खड़े लोगों का होगा। अब एक और व्यावहारिक सवाल,
क्या इक्विटी कमेटी हर शिकायत को आंख बंद करके सच मान लेती है? नहीं। इन समितियों को विशेष रूप से इसीलिए बनाया गया है ताकि वे शिकायत की गंभीरता परखें, दुर्भावना पहचानें और संतुलित निर्णय लें। ये मान लेना कि हर कमेटी स्वतः शिकायतकर्ता के पक्ष में झुक जाएगी, अपने आप में कमेटी की पूरी अवधारणा को नकार देना है। अब उस तर्क पर आते हैं कि अगर आरोपी को सजा देने की शक्ति नहीं है तो शिकायतकर्ता को सजा कैसे दी जा सकती है? ये तर्क आधा सच है। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस डायरेक्ट पनिशमेंट नहीं देते, लेकिन वे अन्य कानूनों के तहत कार्यवाही का रास्ता खोलते हैं। यानी कमेटी जांच करेगी, अगर दुर्भावना दिखेगी तो मामला अन्य लागू कानूनों को सौंपा जा सकता है। इसलिए ये कहना कि झूठी शिकायत पर कोई कार्यवाही संभव ही नहीं है, कानूनी रूप से गलत दावा है। अब यहाँ मूल बात यह है, इन नियमों का उद्देश्य किसी को फंसाना नहीं, बल्कि एक सुरक्षित शिकायत तंत्र बनाना है। और जब किसी समाज में पहली बार समानता और जवाबदेही की बात संस्थागत रूप से आती है, तो असहजता होना स्वाभाविक है। लेकिन असहजता कानून रद्द करने का कारण नहीं हो सकती। सही रास्ता यह है कि अगर किसी नियम में व्यावहारिक कमियां हैं, तो उन्हें सुधारा जाए, स्पष्ट किया जाए, ना कि पूरा नियम ही वापस ले लिया जाए। अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल बचता है, तो क्या सरकार को ये नियम वापस ले लेने चाहिए या इन्हें बेहतर बनाकर लागू रखना चाहिए? इसी सवाल पर हम अगले हिस्से में निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। भाग एफ, निष्कर्ष, डर, भ्रम और सच्चाई के बीच फर्क। अब तक हमने पूरे विषय को भावना से नहीं, कानून, तर्क और तथ्य के आधार पर समझने की कोशिश की। अब सीधे निष्कर्ष पर आते हैं। सबसे पहले ये साफ समझना जरूरी है कि यूजीसी के ये इक्विटी रेगुलेशंस किसी एक वर्ग के खिलाफ नहीं है। इनका घोषित उद्देश्य है उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव रोकना, शिकायत के लिए सुरक्षित मंच देना और संस्थानों को जवाबदेह बनाना। न कहीं ये लिखा है कि जनरल कैटेगरी की शिकायतें नहीं सुनी जाएंगी, न कहीं ये कि बिना जांच किसी पर कार्रवाई होगी। फिर भी डर क्यों फैलाया जा रहा है? असल कारण यह है कि बहुत से लोग नियमों को पढ़े बिना राय बना रहे हैं, सोशल मीडिया और टीवी डिबेट से जानकारी ले रहे हैं और कानूनी प्रक्रिया को भीड़ की अदालत समझ रहे हैं। अब उस डर की बात करें कि करियर खराब हो जाएगा। कानून के भीतर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि केवल शिकायत दर्ज होते ही नौकरी चली जाएगी, प्रमोशन रुक जाएगा या जेल भेज दिया जाएगा। हर जगह लिखा है जांच होगी, और वो भी तय समय सीमा में। अगर शिकायत में दम नहीं है तो मामला आगे बढ़ेगा ही नहीं। और अगर कोई जानबूझकर झूठी, दुर्भावनापूर्ण शिकायत करता है तो उसके लिए भी अन्य कानूनों में कार्रवाई के रास्ते खुले हैं। अब सबसे संवेदनशील सवाल, क्या यह संभव है कि कुछ लोग इस नियम का दुरुपयोग करने की कोशिश करेंगे? हाँ, किसी भी कानून में यह संभावना रहती है, लेकिन इसका समाधान कानून को खत्म करना नहीं, कानून को बेहतर बनाना होता है। अगर हम ये मान लें कि दुरुपयोग हो सकता है इसलिए कानून नहीं चाहिए, तो फिर एंटी रैगिंग कानून भी नहीं होना चाहिए, पॉश एक्ट भी नहीं होना चाहिए, SC/ST एक्ट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर कानून का दुरुपयोग संभव है। लेकिन समाज उन कानूनों के बिना और ज्यादा अन्यायी होता है। अब आखिरी और सबसे कड़वी सच्चाई, आज जो सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं उनमें से कई लोग खुद कभी भेदभाव का सामना नहीं कर पाए, संस्थागत शक्ति के आदी रहे और पहली बार निगरानी और जवाबदेही से असहज हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर जनरल कैटेगरी व्यक्ति गलत है, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि समानता की प्रक्रिया सबको समान रूप से असुविधाजनक लगती है। जब प्रिविलेज सामान्य लगता है तो फेयरनेस अत्याचार जैसा महसूस होने लगता है। इसलिए जरूरत है डर फैलाने की नहीं, झूठे नैरेटिव्स की नहीं, बल्कि नियम पढ़ने की, समझने की और सुधार सुझाने की। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस न कोई हथियार है, न कोई साजिश। ये एक प्रयास है शिक्षा को सुरक्षित, सम्मानजनक और समान बनाने का। और अगर कहीं सुधार चाहिए तो लोकतंत्र में सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है। डर की राजनीति नहीं, कानून की समझ ही समाज को आगे ले जाती है। भाग जी, असली समस्या, असली समाधान और दर्शकों के लिए संदेश। अब अंत में एक बहुत जरूरी बात, आज इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा नुकसान सच्चाई का नहीं बल्कि समझ का हो रहा है। बहुत सारे लोग
रेगुलेशन पढ़े बिना डर रहे हैं, दूसरों को भी डरा रहे हैं और ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे ये कोई एक वर्ग बनाम दूसरा वर्ग की लड़ाई हो, जबकि ये लड़ाई है भेदभाव बनाम समानता की, मनमानी बनाम जवाबदेही की, चुप्पी बनाम शिकायत के अधिकार की। अब जरा सोचिए, अगर किसी छात्र के साथ धर्म, जाति, भाषा, जेंडर, क्षेत्र या दिव्यांगता के आधार पर अपमान होता है और उसके पास शिकायत का कोई सुरक्षित मंच नहीं होता, तो क्या वो शिक्षा है या सिर्फ डिग्री बांटने की फैक्ट्री? यूजीसी के ये नियम किसी को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि संस्थान को जिम्मेदार बनाने के लिए हैं। ये नियम कहते हैं, पहले शिकायत सुनी जाएगी, फिर जांच होगी, फिर तथ्य देखे जाएंगे और तभी आगे की कार्रवाई होगी। भीड़ की सजा नहीं, कानूनी प्रक्रिया। अब उन लोगों से एक सवाल जो सबसे ज्यादा डर दिखा रहे हैं। अगर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, अपमानजनक भाषा नहीं बोलते, अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करते, तो आपको डर किस बात का है? और अगर डर इस बात का है कि कोई झूठा फंसा देगा, तो याद रखिए, झूठ जांच में नहीं टिकता है और जांच अकेला व्यक्ति नहीं, पूरी समिति करती है। किसी एक छात्र की शिकायत तभी आगे बढ़ती है जब कई स्तरों पर तथ्य मजबूत हों। अब आखिरी बात, और ये बहुत ईमानदारी से कहनी जरूरी है, भारत में भेदभाव कोई कल्पना नहीं है, ये एक लिव्ड रियलिटी है। और जब पहली बार संस्थागत स्तर पर उस पर रोक लगाने की कोशिश होती है, तो रेजिस्टेंस आता ही है। इतिहास गवाह है, हर सुधार के समय सबसे पहले डर फैलाया जाता है, लेकिन सुधार डर से नहीं रुकते। इस वीडियो का उद्देश्य किसी को दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि आपको सजग नागरिक बनाना है। कानून पढ़िए, नियम समझिए और अगर कमी लगे तो सुधार की मांग कीजिए। लेकिन अफवाह, डर और झूठ, इनसे लोकतंत्र कमजोर होता है, समानता से नहीं। भाग एच, मीडिया, अफवाहें और जानबूझकर फैलाया गया डर। अब एक बहुत अहम सवाल उठता है, अगर ये रेगुलेशन इतना ही खतरनाक है, तो फिर इसे पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरह रद्द क्यों नहीं किया? सरकार ने तुरंत इसे वापस क्यों नहीं लिया? और सबसे बड़ी बात, जो लोग टीवी पर चिल्ला रहे हैं, वे रेगुलेशन की एक भी पंक्ति क्यों नहीं पढ़ते? असल समस्या यहीं से शुरू होती है। आजकल बहुत सारे न्यूज़ चैनल, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स और तथाकथित बुद्धिजीवी रेगुलेशन को नहीं बल्कि अपने डर को बेच रहे हैं। एंकर कहते हैं, अब तो जनरल कैटेगरी वालों की सुनवाई ही नहीं होगी, लेकिन रेगुलेशन में ऐसी एक भी लाइन नहीं है। कोई कहता है, अब कोई भी किसी पर SC, ST, OBC का केस डाल देगा, जबकि रेगुलेशन में साफ लिखा है, शिकायत तभी आगे बढ़ेगी जब प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी में तथ्य प्राइमा फेसी सही हों। कोई ये भी कह देता है कि अब शिक्षक और छात्र दोनों बर्बाद हो जाएंगे, जबकि यूजीसी का ये नियम ना FIR करता है, ना गिरफ्तारी का आदेश देता है, ना किसी को दोषी घोषित करता है। ये सिर्फ एक इंस्टीट्यूशनल ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। अब सवाल ये है, इतनी गलत बातें फैलाई क्यों जा रही हैं? इसके 3 कारण हैं। पहला कारण, कानून पढ़ने की आदत नहीं है, हेडलाइन पढ़कर ओपिनियन बना लिया जाता है। दूसरा कारण, प्रिविलेज को अकाउंटेबिलिटी से डर लगता है, जब तक सवाल नहीं होता सब ठीक लगता है। और तीसरा और सबसे गंभीर कारण, कुछ लोग जानबूझकर भ्रम फैला रहे हैं, क्योंकि अगर लोगों ने रेगुलेशन पढ़ लिया तो उनका नैरेटिव टूट जाएगा। अब जरा सोचिए, अगर यही बातें सेक्सुअल हरासमेंट लॉ, एंटी रैगिंग लॉ या डोमेस्टिक वायलेंस लॉ के समय कही जाती, तो क्या आज भी महिलाएं शिकायत कर पाती? छात्र रैगिंग के खिलाफ बोल पाते? विक्टिम्स को मंच मिलता? हर कानून के समय यही कहा गया, फॉल्स केस हो जाएगा। लेकिन आज कोई ये नहीं कहता कि ये कानून खत्म कर दिए जाएं। क्यों? क्योंकि समाज ने समझ लिया कि डर से ज्यादा जरूरी न्याय है। और यही बात यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस पर भी लागू होती है। आप फॉल्स केस के लिए प्रावधानों की मांग कीजिए, लेकिन इसे वापस लेने के लिए क्यों आतुर हैं?
भाग 1 इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और एंटी जनरल होने का भ्रम। अब हम उस आरोप पर आते हैं जो सबसे ज्यादा दोहराया जा रहा है। ये यूजीसी रेगुलेशन जनरल कैटेगरी के खिलाफ है। ये बात सुनने में जितनी जोरदार लगती है उतनी ही कानूनी रूप से खोखली है। सबसे पहले हमें इक्वालिटी को समझना होगा। हमारे संविधान का आर्टिकल 14 कहता है, स्टेट शैल नॉट डिनाई इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। लेकिन यही संविधान आर्टिकल 15 और 16 में ये भी मानता है कि समाज में पहले से मौजूद असमानता यानी इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए अलग अलग समूहों के लिए अलग उपाय किए जा सकते हैं। यानी इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि सबको एक जैसा बर्ताव मिले, बल्कि ये कि सबको बराबरी का अवसर मिले। अब इसी नजरिए से यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस को देखिए। ये रेगुलेशन कहीं भी ये नहीं कहता कि जनरल कैटेगरी की शिकायत नहीं सुनी जाएगी या उनकी शिकायत कम महत्व की होगी, बल्कि इसमें साफ लिखा है कि डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा व्यापक है, जिसमें शामिल है जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, नस्ल, दिव्यांगता। और ये परिभाषा किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है। तो फिर सवाल उठता है, अगर रेगुलेशन सबके लिए है तो डर सिर्फ जनरल कैटेगरी को ही क्यों लग रहा है? इसका जवाब अनकंफर्टेबल है लेकिन जरूरी है। डर तब लगता है जब पहली बार अकाउंटेबिलिटी आने वाली हो। अब तक डिस्क्रिमिनेशन अक्सर नॉर्मलाइज थी। जोक, टॉन्ट, बायस को जोक कहा जाता था। जैसे नॉर्थ ईस्ट के छात्रों को नेपाली, चाइनीज, मोमो और कितने अत्यंत बुरे शब्द लोग नॉर्मली मजाक कह के प्रयोग करते हैं। शिकायत करने वाले को ही प्रॉब्लम बना दिया जाता था। अब अगर कोई फ्रेमवर्क आ रहा है जहां पूछा जाएगा, क्या आपने ऐसा कहा? क्या यह व्यवहार उचित था? तो जिन लोगों को कभी सवालों का सामना नहीं करना पड़ा, उन्हें असहजता होगी ही। इसका मतलब ये नहीं कि हर जनरल कैटेगरी व्यक्ति डिस्क्रिमिनेटरी है, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि सिस्टम पहली बार न्यूट्रल स्क्रूटनी की ओर जा रहा है। अब एक और भ्रम तोड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं इक्विटी कमिटी जनरल कैटेगरी वालों को फंसा देगी। लेकिन जरा सोचिए, 8-10 सदस्यों की कमिटी जिसमें वाइस चांसलर जैसे सीनियर अधिकारी हैं, जिनका अपना करियर, रेपुटेशन और सर्विस रिकॉर्ड है, क्या वे सब मिलकर किसी एक छात्र या शिक्षक को झूठे केस में फंसाने का रिस्क लेंगे? और अगर हाइपोथेटिकली कोई वाइस चांसलर दुर्भावना से काम करना भी चाहे, तो क्या उसके लिए ये रेगुलेशन जरूरी है? बिल्कुल नहीं। पावर का मिसयूज बिना रेगुलेशन के भी हो सकता है। तो असली समस्या रेगुलेशन नहीं, पावर मिसयूज की संभावना है, जिसका समाधान रूल्स हटाना नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंसी और सेफगार्ड्स बढ़ाना है। इसलिए यह कहना कि यह रेगुलेशन एंटी जनरल है, असल में संविधान और कानून की गलत समझ पर आधारित है। ये रेगुलेशन एंटी एनीवन नहीं है, ये रेगुलेशन प्रो फेयरनेस है। भाग जे, फॉल्स कंप्लेंट से करियर कैसे खराब होगा, मिथ वर्सेस रियलिटी। अब हम उस डर पर आते हैं जो सबसे ज्यादा फैलाया गया है कि अगर किसी पर फॉल्स कंप्लेंट हो गई तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। ये बात सुनने में डरावनी है, लेकिन जब हम इसे रेगुलेशन के एक्चुअल टेक्स्ट और एग्जिस्टिंग लीगल प्रैक्टिस के साथ देखते हैं तो ये डर ज्यादातर काल्पनिक निकलता है। सबसे पहले एक बुनियादी तथ्य समझिए, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन कोई क्रिमिनल लॉ नहीं है। इस रेगुलेशन के तहत न एफआईआर दर्ज होती है, न गिरफ्तारी होती है, न जेल भेजा जाता है और न किसी को दोषी घोषित किया जाता है। यह सिर्फ एक इंटरनल इंस्टीट्यूशनल इंक्वायरी मैकेनिज्म है। अब सवाल, तो फिर करियर कैसे खराब होगा? आमतौर पर जो जवाब दिया जाता है, इंक्वायरी में महीनों लगेंगे, प्रमोशन फाइल होल्ड हो जाएगी। अब इसे भी फैक्ट चेक करते हैं। इंक्वायरी की टाइम लिमिट। रेगुलेशन में साफ लिखा है कि शिकायत मिलने के बाद फिक्स्ड टाइमलाइन में इंक्वायरी पूरी की जानी है। मामला अनिश्चित काल तक लटकाने का कोई प्रावधान नहीं है, यानी सालों तक इंक्वायरी चलेगी। ये दावा रेगुलेशन के विपरीत है। प्रमोशन करियर होल्ड होने का सवाल। अब जरा प्रैक्टिकल सवाल पूछते हैं। अगर सिर्फ इंक्वायरी चलने से प्रमोशन रुक जाता, करियर डैमेज ऑटोमेटिक हो जाता, तो फिर एसएच इंक्वायरी, एंटी रैगिंग इंक्वायरी, एकेडमिक मिसकॉन्डक्ट इंक्वायरी, इन सब में भी करियर तबाह हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंक्वायरी नॉट इक्वल टू गिल्ट, एलिगेशन नॉट इक्वल टू पनिशमेंट। जब तक आरोप सिद्ध नहीं होते और कंपीटेंट अथॉरिटी डिसीजन नहीं लेती, तब तक कोई स्टैट्यूटरी पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। यूजीसी रेगुलेशन भी कहीं नहीं कहता कि इंक्वायरी पेंडिंग हो तो प्रमोशन रोको। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फियर है,
कानूनी प्रावधान नहीं। फॉल्स कंप्लेंट का क्या? अब सबसे अहम सवाल, अगर कंप्लेंट झूठी निकली तो? यहां दो बातें समझनी जरूरी हैं। एक, फॉल्स नॉट इक्वल टू मलिशियस। हर वो कंप्लेंट जो प्रूव नहीं हो पाती मलिशियस नहीं होती। मलिशियस कंप्लेंट का मतलब जानबूझकर झूठ, दुर्भावना से लगाया गया आरोप, किसी को नुकसान पहुंचाने की नियत। ऐसी कंप्लेंट्स को कमिटी इंक्वायरी में फिल्टर किया जा सकता है। 2, कमिटी का रोल। इक्विटी कमिटी सिंगल पर्सन नहीं, कलेक्टिव बॉडी है जिसमें सीनियर एकेडमिक्स और वीसी जैसे अधिकारी होते हैं। क्या यह रियलिस्टिक है कि 10 जिम्मेदार लोग मिलकर किसी निर्दोष को फंसाएं? और अगर कोई वीसी वाकई किसी को फंसाना चाहता हो तो क्या उसे इस रेगुलेशन की जरूरत पड़ेगी? पावर मिसयूज बिना रेगुलेशन के भी हो सकता है। तो डर रेगुलेशन से नहीं, इमेजिन्ड वर्स्ट केस सिनेरियो से है। तो डर जायज है या नहीं? सच ये है कि रेगुलेशन ऑटोमैटिक पनिशमेंट नहीं देता। इंक्वायरी एक प्रोसेस है, सजा नहीं। फॉल्स कंप्लेंट खुद ब खुद करियर डिस्ट्रॉय नहीं करती। डर इसलिए ज्यादा है क्योंकि लोग रेगुलेशन पढ़ नहीं रहे और अफवाहें पढ़कर रिएक्शन दे रहे हैं। भाग के फॉल्स कंप्लेंट पर सजा क्यों नहीं, कानून की असली सोच। अब हम उस सवाल पर आते हैं जो बार बार पूछा जा रहा है कि अगर कोई झूठी शिकायत करेगा तो उसे सजा क्यों नहीं दी गई। ये सवाल पहली नज़र में जायज लगता है, लेकिन इसके पीछे कानून की एक गहरी सोच छुपी हुई है। सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क समझिए। फॉल्स कंप्लेंट और मलिशियस कंप्लेंट एक चीज नहीं है। फॉल्स कंप्लेंट, आरोप सिद्ध नहीं हो पाया, सबूत पर्याप्त नहीं थे, परसेप्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मलिशियस कंप्लेंट, जानबूझकर झूठ, दुर्भावना से किसी को फंसाने की नियत। कानून सिर्फ दूसरी स्थिति को प्रॉब्लमैटिक मानता है। अब सवाल, यूजीसी रेगुलेशन में मलिशियस कंप्लेंट पर पनिशमेंट क्यों नहीं लिखी? इसका जवाब है चिलिंग इफेक्ट से बचाव। चिलिंग इफेक्ट क्या होता है? अगर कानून में यह लिख दिया जाए कि अगर शिकायत प्रूव नहीं हुई तो शिकायतकर्ता को सजा मिलेगी, तो क्या होगा? छात्र डरेंगे, मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड्स के लोग चुप रहेंगे, जूनियर स्टाफ शिकायत नहीं करेगा, विक्टिम्स सोचेंगे अगर मैं हार गया तो मुझे ही सजा मिल जाएगी, यानी शिकायत करने का पूरा मैकेनिज्म ठप हो जाएगा। इसीलिए पॉश पैक्ट, एंटी रैगिंग रूल्स, SC/ST एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इनमें भी फॉल्स कंप्लेंट पर ऑटोमैटिक पनिशमेंट नहीं है। पनिशमेंट तभी होती है जब मलिशियस इंटेंट स्पष्ट रूप से सिद्ध हो। यूजीसी रेगुलेशन इसी फिलॉसफी को फॉलो करता है। लेकिन क्या मलिशियस कंप्लेनेंट को बिल्कुल सजा नहीं मिल सकती? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। यूजीसी रेगुलेशन भले ही खुद पनिशमेंट न देता हो, लेकिन अगर इंक्वायरी में साबित हो जाए कि शिकायत जानबूझकर झूठी थी, दस्तावेज गढ़े गए, बदनाम करने की नियत थी, तो इंस्टीट्यूशन के पास अधिकार होते हैं। डिसिप्लिनरी एक्शन, वार्निंग, सेंसर, सर्विस रूल्स के तहत एक्शन। और अगर मामला गंभीर हो तो आईपीसी के तहत भी कार्यवाही हो सकती है। आईपीसी 182, फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट, आईपीसी 211, फॉल्स चार्ज विद इंटेंट टू इंजर। यानी पनिशमेंट का रास्ता बंद नहीं है, बस ऑटोमैटिक नहीं है। अब एक लॉजिकल सवाल, अगर रेगुलेशन आरोपी को सजा देने की पावर ही नहीं देता, कमिटी सिर्फ इंक्वायरी करती है और फाइनल एक्शन अलग अथॉरिटीज के पास जाता है, तो फिर कंप्लेंट करने वाले को सजा देने की पावर इस रेगुलेशन में क्यों दी जाए? कानून का बेसिक सिद्धांत यही है, जिस कानून में दंड देने की शक्ति नहीं, उसमें दंडात्मक दंड भी नहीं होना चाहिए। यूजीसी रेगुलेशन प्रिवेंशन पर केंद्रित है, अवेयरनेस पर केंद्रित है, रिड्रेसल पर केंद्रित है। ये कोई पुलिस एक्ट नहीं है। तो सही अप्रोच क्या है? सही अप्रोच ये नहीं है कि रेगुलेशन वापस ले लिया जाए, बल्कि सेफगार्ड्स स्पष्ट किए जाएं, मलिशियस इंटेंट की डेफिनेशन साफ की जाए, ट्रांसपेरेंसी और टाइमलाइंस एनफोर्स हो, ताकि जेन्युइन शिकायत करने वाला डरे नहीं और मलिशियस एक्टर बच न पाए। हो सकता है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों से आप भावनात्मक रूप से सहमत न हो, लेकिन अगर आपको कोई तथ्यात्मक असहमति है तो कमेंट जरूर करें। आपके माध्यम से इस रेगुलेशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने में मुझे खुशी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि लोगों की गलतफहमी कुछ हद तक दूर हो। और हाँ, राजनीतिक परिदृश्य के हिसाब से ये रेगुलेशन संभवतः लागू नहीं होंगे, क्योंकि कोर्ट में सालों तक सुनवाई चलेगी और वहाँ स्टे लगा रहेगा, या फिर सरकार लोगों के विरोध के बहाने से रेगुलेशन वापस ले लेगी और अपने सवर्ण और ओबीसी दोनों वोट बैंक को साध लेगी। इसलिए अगर आप इन नियमों के खिलाफ हैं तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारी चर्चा किसी नए विषय पर जारी रहेगी। तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।